हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो है ये लेक्चर जो है वो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का है, तो यहाँ पे हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या। तो जब भी हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो जो आपके घरों में करंट आती है, ठीक है, जो आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती है उसी का हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बेसिकली ये जो है ये वोल्टेज के साथ साइन फंक्शन में वेरी करती है, ठीक, और जो इसका वेरिएशन होता है वो ऑल्टरनेटिव होता है, इसीलिए हम इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब बेसिकली जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट की बात करते हैं तो ये हम एसी जनरेटर से जनरेट करते हैं। आपका जो एसी जनरेटर या डायनामो है वो टर्बाइंस के साथ जो है जोड़ा जाता है, जिससे एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका उत्पादन होता है। द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज इज अ वोल्टेज दैट वेरी लाइक अ साइन फंक्शन विद द टाइम। अगर हम बात करें हमारे जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी, या हमारे जो ऑफिस हैं वहाँ, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट या जो धारा आती है वो वेरी करती है, वो चेंज होती है, किससे, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, समय के साथ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो वोल्टेज होती है यानी सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज कहते हैं। And the current driven by it in a circuit is called alternating current। और जो इससे करंट, जो ये करंट या धारा जिसको ये खींचती है उसको हम क्या कहते हैं, एसी करंट। यानी जो ये वोल्टेज होता है ये साइन फंक्शन के साथ वेरी करता है समय के साथ, इसलिए हम इसे एसी वोल्टेज कहते हैं। और जो इसके द्वारा करंट खींची जाती है उसको हम जो है ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हमारे घरों एवं दफ्तरों में पाया जाने वाला मुख्य विद्युत प्रदाय इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई एक ही वोल्टता का स्रोत है जो समय के साथ ज्या फलन यानी साइन फंक्शन की भांति परिवर्तित होता है। ऐसी वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा किसी परिपथ में इसके द्वारा अचलित धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइन फंक्शन के साथ वेरी करती है। तो आप ये जानते हैं साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की तो इसका भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आपके साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं करंट के दो प्रकार की, एक है आपका डायरेक्ट करंट और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग। अगर हम करंट के सोर्स की बात करें तो जो आपका डायरेक्ट करंट होता है बेसिकली ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं आपके जो बैटरीज होती है, जो सेल होते हैं, इनमें जो करंट होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है और इनसे जो हमें करंट मिलता है उसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। वहीं वह करंट जो कि आपको जो आपके घरों में आता है, ठीक है, जो दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, जिसको जो है हम, जैसे कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट है या आपकी जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, इनसे जिन्हें हम उत्पन्न करते हैं ये आपके ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, ठीक। तो यानी जो आपके घरों में बिजली आती है वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। वहीं जो आपके घरों में जो सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, उनमें जो करंट होती है, उनसे जो हमें करंट मिलती है, धारा मिलती है, उसे हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। अब हम मोस्टली आपने देखा होगा कि हम घरों में जो है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी का ही उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसी होता है उसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते। जैसे कि आप जानते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे मतलब जो हम हैं इसको हम घरों तक पहुंचाते हैं दूर दूर से। जैसे कि आपका जो पावर हाउस होता है या जो स्टेशन होता है जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, तापीय ऊर्जा संयंत्र हो गए, चाहे आपके विद्युत जो आपके जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, या जो आपकी पवन चक्कियां होगी, वहां पे क्या किया जाता है, मैकेनिकल फॉर्म को या मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग करके, मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है आपके जो आपका एसी जनरेटर है उसके माध्यम से। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो आपका कोयला होता है, जो कोयला होता है उसको बर्न करके उसकी हीट एनर्जी के कारण टरबाइंस को मूव कराया जाता है, उसको गति कराई जाती है, जो कि आपके एसी जनरेटर से जुड़ा होता है। फिर क्या होता है, जो एसी जनरेटर होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन की, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्रों में पानी को एक ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है, जिससे क्या होता है, जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो टरबाइंस को मूव कराता है और आपका एसी जो वोल्टेज है उसे जनरेट किया जाता है। अब इसको उन वो जो इनके संयंत्र है, ठीक है, जो पावर प्लांट्स है, वहां से इन्हें दूर दूर तक की जगहों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि हम एसी जो करंट है उसे दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं आसानी से बगैर एनर्जी लॉस के। इसलिए हम एसी का उपयोग जो है डीसी से ज्यादा करते हैं, ठीक है, और इसे हम आसानी से और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। The main reason for preferring use of AC voltage over DC is that DC पर AC के उपयोग की वरीयता दिए जाने का मुख्य कारण है AC voltages can be easily and efficiently converted from one voltage to the other by means of transformer। और इसी तरीके से हम AC और DC को, ठीक है, AC से आपको अगर DC में कन्वर्ट करना है तो आप AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से आप इसे जो वोल्टेज है उसे बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी हम एसी का उपयोग करते हैं। एसी वोल्टताओं को ट्रांसफार्मर्स द्वारा आसानी से एक दक्षता के साथ एक वोल्टता से दूसरी वोल्टता में बदला जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अतिरिक्त एसी के रूप में लंबी दूरियों तक वैद्युत ऊर्जा का संप्रेषण भी अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। इसी तरीके से अगर हम एसी को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, दूर दूर तक की जगह तक पहुंचाते हैं, तो इसमें जो खर्चा लगता है वो कम लगता है किसके कंपैरिजन में, डीसी के कंपैरिजन में। इसलिए भी हम इसका उपयोग घरों में करते हैं। AC circuit exhibit characteristics which are exploited in many devices of our daily use। और AC सर्किट जो है ये जो है ये हमारे जो घरों में जितने भी संयंत्र हैं, जो भी परिपथ हैं, उनमें हम इसी सप्लाई का जो सर्किट है उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ऐसे अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक युक्तियों में किया जाता है। अब अगर हम बात करें एसी की, तो जो आपका एसी होता है या एसी वोल्टेज होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, उसका जो है वो क्या करता है, साइन के साथ वेरी करता है, साइन फंक्शन के साथ समय के साथ वेरी करता है। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। वहीं अगर हम बात करें डीसी की यानी डायरेक्ट करंट की, तो डीसी के केस में या डायरेक्ट करंट के केस में जो आपका ग्राफ होता है ये इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि डीसी के केस में जो
आपका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें एसी की, तो एसी का जो ग्राफ है वो समय के साथ साइन फंक्शन में वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है इसका जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका जो है ये ऑल्टरनेट हो रहा है, यानी इसका जो जो इसका चेंजेस आ रहे हैं, साइन के साथ इसके क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। वहीं इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, यानी जो प्रतिरोधक है उस पर एसी वोल्टता अगर हम जो है प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करें। तो पहले फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है, परिपथ है, जिसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टर है, ठीक है, आर, और ये जो है आपका एसी सोर्स ई से जुड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये एसी वोल्टेज है, इस पे जो आपका प्रतिरोधक है वो कितना अप्लाई किया जाए। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, अगर हम एसी की बात करें, ठीक है, पहले हम एसी के बारे में समझ लेते हैं, एसी वोल्टेज के बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो आपका, अगर हम वोल्टेज को ई मान लेते हैं, तो एसी वोल्टेज जो होता है वो साइन फंक्शन में वेरी करता है। ठीक है, यानी अगर हम ई को वोल्टेज मान ले, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है इस तरीके से ये वेरी करता है, जहाँ पे ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम करंट की बात करें, तो एसी के केस में जो करंट होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पे आई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, करंट की अधिकतम मान को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो एसी के केस है उसमें वोल्टेज और करंट जो है साइन फंक्शन में वेरी करती है। अब हम बात करते हैं कि जब आप एक रेजिस्टर का उपयोग जो है किसी एसी वोल्टेज के सर्किट पे करते हैं, तो यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, जो धारा है और जो वोल्टेज है, उनके बीच में कैसा रिलेशन हो। तो जैसे कि ई क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, हम मान लेते हैं ई क्या है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है ये एसी वोल्टेज सोर्स का क्या है, वोल्टेज। ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। अब यहाँ पे ई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ पे हम जो वोल्टेज लेंगे वो E लेंगे, तो यहाँ पे आपका E हो जाएगा E इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि E अपॉन आर इक्वल्स टू आई हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन 1 को जो है R से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, R से। डिवाइडिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 बाय R, तो हमारे पास हो जाएगा E अपॉन आर इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप सेकेंड इक्वेशन से जानते हैं, यानी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है, I इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
ओम के नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट ले सकते हैं, जो कि आपका क्या है, मैक्सिमम करंट। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जो ओमेगा टी है, ठीक है, जो ओमेगा टी है इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, आपकी 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ले लेंगे तो आपके पास जाएगा ये जो इक्वेशन 3 है। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका करंट की वैल्यू आ गई इस केस में, जब आपका सर्किट कैसा है, रेजिस्टिव है। और ये क्या है, आपकी वोल्टेज की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है ये क्या है, वोल्टेज की है, और ये करंट की इक्वेशन है। आप देख सकते हैं दोनों आपकी क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इनके लिए हम ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है। आपके पास E का मान या वोल्टेज का मान ई नॉट साइन ओमेगा टी आया है, वहीं करंट का मान आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं साइन फंक्शन में कि दोनों में जो आपका साइन के बाद जो एंगल का मान है क्या है, सेम है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं, किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये जो है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको ई को, यानी वोल्टेज। वहीं जो आपको यहाँ पे दूसरी लाइन दिखाई दे रही है जो कि डॉटेड लाइन है, ये आपके करंट को शो कर रही है। अब आप ये जानते हैं, अगर हम दोनों केसेस में ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखें, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हम टी की वैल्यू को अगर 0 रखें, ठीक है, अगर हम E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में टी को 0 रखते तो E हो जाएगा आपका ई नॉट साइन 0। और आप जानते हैं कि साइन 0 आपका 0 होता है, यानी E इक्वल्स टू आपका 0 हो। अब इसी टाइम अगर हम I की वैल्यू देखें तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, टी को आप 0 रख दें तो ये आई नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये साइन 0 हो जाएगा। तो I बराबर आई नॉट साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी I और E t पर, यानी t इक्वल्स टू 0 पर 0, तो यानी ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 पर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है। कैसे पता चला, अब ये देखते हैं। आपके पास इक्वेशन है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो जाए तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू ई नॉट, तो ई नॉट क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू क्या है, ई नॉट। इसी प्रकार से अगर हम करंट की बात करें तो करंट का या फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस केस में भी अगर ओमेगा टी का मान 90 डिग्री हो जाए या π/2 हो जाए, ठीक है, π/2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट। अब दूसरी बात, अगर हम ओमेगा की बात करें तो इस केस में ओमेगा 2π जो है 2π/t को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओमेगा क्या बता रहा है, 2π/t। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2π/t है।
ठीक है। इस केस में ओमेगा का जो मान है वो क्या है, 2π/t। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ई अगर आपका जो थीटा का मान है वो अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तो ई क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम हो जाएगा, ई नॉट। तो ये आपका ई नॉट की वैल्यू है, वहीं ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आई नॉट की वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से पाई पे क्या हो जाता है, साइन पाई, साइन 180 जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो आपका ई है और आई है दोनों की वैल्यू जीरो हो। नेक्स्ट आपका जो है 3π/2 होता है वैल्यू। तो 3π/2 अगर इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है, तो इस केस में तो जो आपका ई होगा वो इस केस में अब जो आपका ई होगा ई इक्वल्स टू माइनस ई नॉट हो जाएगा। ठीक है। जब आपको ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 3π/2। ठीक है। तो इस केस में जो है ई जो है वो माइनस ई नॉट हो जाएगा, यानी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी और नीचे होगी। ठीक है। तो इसलिए आपका ग्राफ ये नीचे की तरफ गया। ठीक है। दोनों में आई के केस में भी इसी तरीके से आई इक्वल्स टू आई नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं दोनों का फेज क्या है, सेम है, आपको यहाँ ग्राफ से पता चले। फेजर डायग्राम की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, फेजर डायग्राम की। तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि आपको फिगर ए में दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से जो है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इनको एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इस तरीके से बनाएंगे। और आप ये जानते हैं कि दोनों का जो फॉर्मूला है वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी करंट का ये है, और आपका वोल्टेज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी वेरिएशन किस में हो रहा है, ओमेगा टी एंगल से। तो आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से ओमेगा टी एंगल पर या कोण पर एक लाइन बनाए इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। अब आप ये जानते हैं कि जो करंट है, करंट भी सेम फेज से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास यहीं पे आपका आई की वैल्यू आप इस तरीके से ड्रॉ कर, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये आपका क्या कर रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी, यानी करंट की वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे। ये क्या किसको शो कर रहा है, आपका सॉरी वोल्टेज को शो कर रहा है, क्योंकि ये आपका इस तरीके से ये गया। ठीक है। तो ये वोल्टेज को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को शो कर रहा है। और जो ये दूसरा एरो है आप इस तरीके से बनाएंगे, और ये आप इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे, जो कि आपकी आई का जो एरो है, या जहाँ पे आपने आई का ग्राफ बनाया है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये आपका आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को शो कर। तो इस तरीके से आपका जो है फेजर डायग्राम बने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर फेजर, यानी एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण का समंजक फेजर। ठीक है। तो हम यहाँ पे फेजर डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ फेजर डायग्राम। अब जो आपका फेजर डायग्राम है इससे क्या पता चलता है, इससे जो आपका एसी सर्किट है, ठीक है, एसी सर्किट के बारे में आपको पता चलता है। किसके माध्यम से, फेजर डायग्राम के माध्यम से। एसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कला काल संबंध दर्शाने के लिए हम फेजर की धारणा का उपयोग करते हैं। फेजर चित्र के उपयोग से एसी परिपथ का विश्लेषण सरलतापूर्ण किया जाता है। यानी जो आपका फेजर डायग्राम है इसके माध्यम से हमें जो आपका एसी सर्किट है उसका करंट और वोल्टेज जो है उसका रिलेशन समय के साथ, टाइम के साथ किस प्रकार से है ये पता चलता है, और इसको रिप्रेजेंट करना, दर्शाना काफी इजी हो जाता है। A phasor is a vector which rotates about the origin with angular velocity omega. अब अगर हम फेजर की बात करें, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये आपका फेजर डायग्राम जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये एक वेक्टर है।
आप देख सकते हैं ये क्या है, एक वेक्टर है। फेजर क्या है, वेक्टर है, जो कि आपका ओमेगा की स्पीड से घूमता है और इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो एसी है, एसी सर्किट है उसका और टाइम का, ठीक है, उसमें जो फेजेस या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो समय के साथ किस प्रकार से बदल रहे हैं, ये हमें इसी से पता चलता है। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसे स्टार्ट किया। इसके साथ साथ जो इसका सर्किट डायग्राम है, जिसमें हम जो है आपके एसी वोल्टेज के साथ एक रजिस्टर या प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। उस केस में वोल्टेज क्या होगी, करंट क्या होगी, ये हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस में आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं पिछली क्लासों में उसको भी आपको पढ़ते रहना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आपको अच्छे से सॉल्व करना है और बेसिकली जो आपके डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।